Hello students, welcome again in our topic that is evolution, heredity and evolution, and in this video lecture we are going to focusing on our point that is evidences of evolution, in which we are going to see the third point that is vestigial organs. So vestigial organ का मतलब क्या है पहले हमें समझना है. The vestigial organs are the organs which are non-functional or which are degenerated. So organs है लेकिन कैसे है, नॉन फंक्शनल है और degenerated है. और the remnant parts है मीन्स और स्मॉल पार्ट्स है which are degenerated in early time. So पहले कुछ जो organs है वो यूज होते थे लेकिन उसका यूज में न रहने से क्या हो गया, उस ऑर्गन का क्या हो गया, डिजेनरेशन हो गया. उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे. सो डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड, यूजलेस. देखो यहाँ पे क्या लिया है, यूजलेस. सो नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे. व्हाट इज मीन बाय द वेस्टिजियल ऑर्गन, डिजेनरेटेड. यहाँ पे मैंने लिखा है डिजेनरेटेड. डिजेनरेटेड मीन्स व्हाट, जिसका फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी डिजेनरेट हो गया है. ओके, डिस्ट्रॉय हो गया है. और अंडर डेवलप्ड मीन्स जिसका डेवलपमेंट कम हुआ है मीन्स उसका कुछ फंक्शन नहीं रहेगा. कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट मीन्स द अंडर डेवलपमेंट मीन्स इनकम्प्लीट डेवलपमेंट. यूजलेस, जिसका कोई भी यूज नहीं है, उस ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे. सो नेक्स्ट क्या दिया है देखो. सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज. देखो क्या देखो, सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम लिविंग थिंग्स में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर कुछ भी एडवर्स कंडीशन और एडवर्स सिचुएशन हो गई है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी में सडन चेंजेस नहीं होते. जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो ग्रेजुअल, स्टेप वाइज, स्लो होने वाले हैं. सो सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल. अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे बॉडी में सडन चेंजेस नहीं होंगे. ओके, सो इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस. हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन दोज ऑल चेंजेस आर ग्रेजुअल मीन्स स्टेप वाइज चेंजेस रहेंगे. मीन्स नया ऑर्गन नहीं बनेगा बॉडी में. सो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, उसमें कुछ बदलाव आएंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. और जो भी बदलाव है वो कैसे रहेंगे, ग्रेजुअल रहेंगे, स्टेप वाइज रहेंगे. मीन्स और जल्दबाजी में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है. मीन्स और सडन डेवलपमेंट और सडन चेंज कोई भी नहीं होने वाला. अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन द बॉडी इज चेंजिंग ग्रेजुअली. बॉडी में जो भी ऑर्गन्स रहेंगे वो ग्रेजुअली, स्टेप वाइज, मीन्स स्लो मोशन में चेंज होने वाले. स्लो मोशन मीन्स इट टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, सो मोस्टली a specific structure in the body is useful under certain situations. देखो क्या दिया है, मोस्टली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी में कौन सा भी स्ट्रक्चर रहता है, कौन सा भी ऑर्गन रहता है, इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन. कुछ सिचुएशन रहेंगे, उसके सिचुएशन के हिसाब से ही हमारे बॉडी में उस ऑर्गन का क्या रहेगा, यूज रहेगा, उस स्ट्रक्चर का क्या रहेगा, यूज रहेगा. अगर बाहर वो कंडीशन नहीं है तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर है उसका कुछ भी यूज नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर सम स्ट्रक्चर्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल. मीन्स कुछ सर्टेन सिचुएशन में उस स्ट्रक्चर का कोई भी यूज नहीं रहता, वो यूजलेस बन जाते हैं और इवन हार्मफुल भी बन जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर बिगिंस टू डिजेनरेट. सो जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में है उसका कुछ भी यूज नहीं है, यूज नहीं हो रहा, वो क्या होते हैं, meanwhile in due course of time this structure begin to degenerate यानी वो क्या हो रहा है, अभी खत्म हो रही, यानी कम हो रहे. degenerate under such situation
एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हमारे बॉडी में अगर चेंजेस नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल नेचर चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी में चेंजेस नहीं हो रहे, तो उस ऑर्गन का, उस स्ट्रक्चर का कुछ भी फंक्शन नहीं रहेगा। वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। और जो भी यूजलेस होने वाला ऑर्गन है अकॉर्डिंग टू द नेचर्स लॉ, नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन, वो यूजलेस ऑर्गन क्या होने वाला है? सो धीरे 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 डीजनरेट होने वाला है। सो बिगिंस टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस जिस सिचुएशन में उस ऑर्गन का, उस स्ट्रक्चर का कोई भी यूज नहीं हो रहा, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है? जो भी यूज होने वाला है ऑर्गन वो रहने वाला है, और जो भी यूज नहीं होने वाला वो डीजनरेट होने वाला है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डार्विन द फिटेस्ट विल बी सर्वाइव। जो भी हमारे बॉडी में, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म जो भी फिट है वो सर्वाइव होने वाला है, और ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गन है जो फंक्शन कर रहा है उस सिचुएशन में वही टिकने वाला है। अदरवाइज जो ऑर्गन फंक्शन नहीं करने वाला वो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? डीजनरेट होने वाला है। सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। अगर हमारे बॉडी से एक स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर होने वाला है, डीजनरेट होने वाला है, तो 1 या 2 दिन में डीजनरेट नहीं होने वाला। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। अगर वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसअपियर होने वाला है तो उसके लिए हमें हजारों साल लगने वाले हैं। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस। फेजेस यानी स्टेजेस, फेजेस यानी स्टेजेस। सो ऐसे जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल अगर वो डीजनरेट होने वाला है तो उसके हम अलग अलग स्टेजेस देखने वाले। फॉर एग्जांपल हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें टेल था। अगर हम में देखेंगे तो टेल नहीं रहेगा, लेकिन टेल जो है वो धीरे 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 कम हुआ होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इट इज अबाउट, फॉर एग्जांपल अगर वो 2 फीट का रहा होगा तो उसके बाद वो क्या हुआ होगा? 1.5 फीट, देन 1 फीट, देन 0.5 फीट। धीरे 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 उसका साइज कम हुआ होगा और उसके बाद में वो जाके स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसअपियर हुआ होगा। सो सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस। फॉर एग्जांपल डिफरेंट फेजेस यानी डिफरेंट स्टेजेस। हम उस स्ट्रक्चर को डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको उस स्ट्रक्चर का दिखने वाला है। फॉर एग्जांपल टेल लेंगे तो अगर टेल अभी इतना है तो उसके बाद में वो क्या होगा? थोड़ा कम होगा, उसके बाद में वो थोड़ा कम होगा। So these are the different phases of the structure, different phases of disappearance. तो पहले फेज में वो इतना ही डिसअपियर हुआ है, दूसरे फेज में वो इतना ही डिसअपियर हुआ है। देखो समझ आ रहा है कि देखो, सो डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस। सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस। तुरंत सडनली क्या नहीं होने वाला? डिसअपियर नहीं होने वाला। हमें उसमें उसके डिसअपियरेंस के स्टेजेस यानी फेजेस दिखने वाले है। तो अगर हम फेजेस दिखते हैं तो डिफरेंट एनिमल में हम डिफरेंट फेजेस देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। देन सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, it may be functional in other organism, that is it is not vestigial in other organism. For example A organism है और B organism है। A organism में X स्ट्रक्चर है, X स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर B में भी है। अगर A में X स्ट्रक्चर का कुछ भी यूज नहीं होता है तो वो क्या होने वाला है? डीजनरेट होने वाला है। क्या होने वाला है? डीजनरेट होने वाला है। क्या होने वाला है? डीजनरेट होने वाला है। लेकिन वही स्ट्रक्चर बी ऑर्गेनिज्म में यूज हो रहा है। अगर वो यूज हो रहा है तो वो डीजनरेट नहीं होने वाला। मींस शॉर्ट, अगर एक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म में यूजफुल नहीं है तो वो डीजनरेट होने वाला है। वही स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनिज्म में यूज हो रहा है, विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। Okay, so such organ though non-functional in certain organism, A organism में X structure क्या है? functional नहीं है। So it may be functional in other organism. B organism में X structure क्या है? functional है। That is, it is not vestigial in other organism. So यहाँ पे B organism में X structure है और vestigial नहीं है, लेकिन A organism में X structure है और vestigial है। इसका मतलब समझ आ गया?
सो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है अपेंडिक्स का। तो अपेंडिक्स विच इज ए यूजलेस टू ह्यूमंस। देखो ह्यूमंस में जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। दीज आर द वर्म लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। तो विच इज यूजलेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो भी अपेंडिक्स रहता है हमारे राइट साइड में, यहाँ पे नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को मिलता है, वहाँ पे स्मॉल स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ओके, सो दिस अपेंडिक्स विच इज नॉट यूजफुल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में उस अपेंडिक्स का कुछ भी यूज नहीं है। सो कुछ पर्सन में सर्जिकली वो अपेंडिक्स क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ड्यू टू सम अपेंडिक्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं। अपेंडिक्स को अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन आ गया तो अपेंडिक्स निकालना पड़ता है। ओके, सो विच इज नॉट फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। जो भी घास खाने वाले एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स के लीव्स पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, उस ऑर्गेनिजम्स में रूमिनेंट्स एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ रहता है, हमारे काऊ बफेलो रहेंगे, उसको हम रूमिनेंट एनिमल बोलेंगे। शिप रहेगा, उसको भी हम रूमिनेंट एनिमल बोलेंगे। उस रूमिनेंट एनिमल में वो क्या है, यूजफुल है एंड फुल्ली फंक्शनल है। यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल मीन्स उस ऑर्गेनिज्म में अपेंडिक्स का फंक्शन रहता है। जो भी वो सेल्यूलोज खाते हैं, प्लांट से सेल्यूलोज आता है, वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का यूज होता है उस एनिमल्स में। सो रूमिनेंट में अपेंडिक्स क्या है, फंक्शनल ऑर्गन है, और ह्यूमंस में अपेंडिक्स कैसा है, नॉन फंक्शनल यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। सेकंड एग्जांपल, सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस इन ह्यूमंस एंड आर यूजफुल इन मंकी फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। ओके, तो यहाँ पे जो भी ईयर मसल रहेंगे हमारे में, ईयर मसल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर मसल्स बोलते हैं, auricular muscles. So these auricular muscles are vestigial in humans because we cannot move our ears according to the sound. जहां से भी साउंड आ रहा है उसके हिसाब से हम हमारे जो ईयर्स है वो हिला नहीं सकते। ओके, बट हम अगर मंकी देखेंगे, अगर हम काऊ देखेंगे, बफेलो देखेंगे, वो क्या करते हैं, उनके जो ईयर्स रहते हैं वो मूव होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी मूवमेंट दिखती है हमको। तो मूवमेंट किसके वजह से दिखते हैं, ऑरिकुलर मसल्स की वजह से। और मसल्स क्या करते हैं, उनके जो ईयर पिना है, ईयर पिना के मूवमेंट के लिए ऑरिकुलर मसल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेकिन ह्यूमंस में देखेंगे और ऑरिकुलर मसल्स है, मसल्स ऑफ ईयर पिना, वो क्या है, वेस्टिजियल है। लेकिन मंकीज में ईयर पिना की मूवमेंट करने के लिए वो मसल्स है, वो फंक्शनल है। ओके, द वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है हमारे बॉडी में, ईयर मसल्स आर द वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकंड ऑर्गन है ear muscles which are the vestigial or useless in human beings but useful in the monkeys. Okay, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी अलग कलर में दिया हुआ है, which is important according to your examination point of view. Next, various vestigial organs like tailbone. यहाँ पे दिया है tailbone, tailbone को हम क्या बोलते हैं, coccyx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, coccyx. So tailbone which is a remnant of tail. तो यहाँ पे जो दिया है स्ट्रक्चर, आपके बुक में भी है डायग्राम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉकिक्स। क्या बोलते हैं, कॉकिक्स। तो इस कॉकिक्स को हम टेलबोन बोलेंगे। तो टेलबोन इज also vestigial organ in human being because after degeneration of tail, this is the remaining part. This is a remaining part which is a non-functional one, which is a non-functional one in human being. Then next example, wisdom teeth. Wisdom teeth, it is a 32 number teeth, last molar जो लास्ट में आते, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 18, 19 और इन सम केसेस 25 ईयर्स ऑल्सो। कुछ इंडिविजुअल्स में आफ्टर 25 ईयर्स एक विजडम टीथ आ जाते हैं, उसका कुछ भी फंक्शन नहीं रहता हमारे माउथ में। तो जो भी फंक्शन है, जो भी मोलर्स, पहले मोलर से लास्ट पेयर ऑफ द मोलर्स इज कॉल्ड एज अ विजडम टीथ। लास्ट पेयर ऑफ द मोलर्स बोल रहा हूं मैं। ओके, उसका कुछ भी फंक्शन नहीं रहता हमारे माउथ में। तो विच आर ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट, बॉडी हेयर्स। सो बॉडी हेयर्स जो भी है एनिमल्स में, उसका भी कुछ फंक्शन नहीं रहता है। तो बॉडी हेयर्स ऑल्सो वेस्टिजियल, so are present in the body of human being. So all these organs, all these structures are vestigial
इन ह्यूमन बॉडी, उसका कुछ भी फंक्शन नहीं रहता, मीन्स विच आर वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन पे क्या शॉर्ट नोट आ जा सकता है, वेस्टिजियल ऑर्गन पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ए वेस्टिजियल ऑर्गन के बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल है। देखो नेक्स्ट एविडेंस क्या दिया है, देखो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। फोर्थ एविडेंस है पैलियोएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोएंटोलॉजिकल एविडेंसेस मींस व्हाट, जो भी एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, जो भी रिमेनेंट पार्ट है उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। सो पैलियोएंटोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या दिया, देखो a question may arise in your mind that which organism existed millions of year ago। so millions year ago कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहा होगा, क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बट हम वो एनिमल्स कैसे पता कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर अगो जब भी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स थे, उस बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, वो क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, सब फॉर एग्जांपल ढक गए, बड़े सा वोल्केनो आ गया, उसके बाद जो भी क्रैशेस हो गए, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, जो भी फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गए, उसके साथ वो सब एनिमल्स थे वो अर्थ के बीच में क्या हो गए, फंस गए। ओके, अगर हम उसको अब निकालते हैं, ओके, तो हमको उसके फॉसिल्स मिलते हैं। सो फॉसिल्स इन डिफरेंट लेयर्स, हमको डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट फॉसिल्स मिल जाते हैं। ओके, सो हाउ कैन वी टेल दिस, मिलियंस ऑफ ईयर पहले कौन से एनिमल थे अर्थ पे, वो कैसे हम बता सकते हैं, ड्यू टू द पैलियोएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। हमें जो भी फॉसिल्स मिलने वाला है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि पहले कौन से एनिमल्स अर्थ पे थे। सो नाउ दिस इज सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ। सो अगर हमको बताना है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स अर्थ पे थे, कौन से प्लांट्स अर्थ पे थे, सो ऑल दिस सीक्रेट विच इज हिडन इन द अर्थ में ही छुपा है। जब भी हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मशीन्स लेके निकालने वाले हैं अर्थ में से कुछ एनिमल्स। सो फॉर एग्जाम्पल हमें वो एनिमल्स मिलने वाले, लेकिन इन द अर्थ सरफेस, सो सरफेस के नीचे है, अर्थ के सरफेस के नीचे सभी एनिमल्स, जो भी प्लांट्स रहने वाले हैं, ऑर्गेनिजम्स रहने वाले हो, सब कहाँ पे है, इन द अर्थ। सो द सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ, जो भी छुपा हुआ है, सीक्रेट कहाँ पे छुपा हुआ है, अर्थ में ही छुपा हुआ है। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। सो पहले फॉर एग्जाम्पल टाइम में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आ गए लाइक फ्लड, देन अर्थक्वेक, देन वोल्केनोज आ गए बड़े बड़े। सो उसके साथ सभी जो एनिमल्स थे, सभी जो प्लांट्स थे, वो क्या हो गए, गेट बरीड। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम थे, जो भी फॉर एग्जांपल डायनासोर्स रहेंगे या बड़े मैमल्स रहेंगे और बड़े बड़े प्लांट्स रहेंगे, वो सब क्या हो गए, बरीड हो गए अर्थ के सरफेस के नीचे ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, तो यहाँ पे दिया है, सो द रिमेनेंट एंड इंप्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। अगर हम बरीड है, अनबरीड करते हैं, उसको हम निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अर्थ का जो भी सरफेस है वो निकालेंगे और रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद हर एक लेयर में हमको हर एक अलग टाइप का एनिमल और ऑर्गेनिज्म मिलने वाला है। सो रिमेनेंट एंड इंप्रेशन, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ ईयर पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर बरीड हो गए हैं अर्थ के नीचे, तो हम उसको निकालते वक्त उसका जो भी पार्ट रिमेनिंग है उसको हम रिमेनेंट बोलेंगे, और पार्ट के साथ उसका जो भी इंप्रेशन है, इंप्रेशन को हम जो भी ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म के प्रेशर से उस पे जो भी इंप्रेशन बने हुए हैं, उसको इंप्रेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, फॉसिल बोलने वाले हैं। जो भी रिमेनेंट पार्ट है उसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, फॉसिल बोलने वाले हैं। सो विच आर रिमेन्स प्रिजर्व, वो अब भी उस अर्थ के सरफेस के नीचे प्रिजर्व है। ओके, प्रिजर्व है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉसिल। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। जो भी रिमेनेंट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनिमल्स विच इज बरीड मिलियंस ऑफ ईयर है, पहले समय में जो भी बरीड हो गए, जो भी
अर्थ के नीचे दब गए उस एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट को या इंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। ओके, सो स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अगर हमको पहले टाइम में मिलियंस ऑफ ईयर कौन से एनिमल्स कौन से प्लांट अर्थ पे थे उसका अगर स्टडी करना है तो फॉसिल का स्टडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो तब जाके हमको पता चलेगा कि पहले टाइम में फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ ईयर है वो कौन से एनिमल अर्थ पे थे, कौन से प्लांट्स अर्थ पे थे, उसका अगर हमको स्टडी करना है तो उसके फॉसिल का स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें पता चलेगा वो एनिमल कितने साल पहले मरा हुआ है। ओके, सो इसको हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलेंगे। उसमें अगर हमको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नई टेक्निक दी हुई है, कार्बन डेटिंग टेक्निक उसको हम बोलते हैं। सो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक्स एनिमल है, एक्स एनिमल मिलियंस ऑफ ईयर पहले अर्थ पे था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। सो अगर हमको पता करना है कि कितने साल पहले वो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, कितने मिलियन साल, कितने थाउजेंड्स ईयर पहले वो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे था, सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज करते हैं। उसका फॉर एग्जांपल एज हमको निकालना है उस एनिमल का, उस प्लांट का हमें एज निकालना है तो हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज करते हैं। सो कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप्स आफ्टर डेथ। देखो क्या दिया, कार्बन कंजम्पशन यानी अगर एनिमल्स देखेंगे फॉर एग्जांपल एनिमल्स और प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू नो दैट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन लेते हैं एटमॉस्फेयर से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। ओके, और वही कार्बन हम क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं और वो कार्बन हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल उस कार्बन के यूज होके, उस कार्बन का यूज होके हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बन जाते हैं, हमारे बॉडी में फैट्स बन जाता है। जो भी कार्बन हम प्लांट से लेते हैं वो हमारे बॉडी में फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर एनिमल और प्लांट की डेथ हो जाती है तो कार्बन कंजम्पशन क्या हो जाता है, एनिमल और प्लांट का स्टॉप हो जाता है आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में कौन सा एनिमल कौन सा भी प्लांट कार्बन लेने वाला नहीं है। सो कार्बन कंजम्पशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। And since then only the decaying process of C14 occurs continuously। देखो यहाँ पे हमारे बॉडी में दो तरह के कार्बन रहते हैं, एक रहता है C12 और दूसरा रहता है C14। ओके, C12 है वो नॉर्मल कार्बन है, कैसा है, नॉर्मल कार्बन, और C14 है वो रेडियो एक्टिव कार्बन है, कैसा है, रेडियो एक्टिव। ओके, आफ्टर डेथ के बाद में C12 का जो भी नंबर है हमारे बॉडी में वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी बदल नहीं होता, वो नॉर्मल वैसा ही रहता है। लेकिन उसके डेथ के बाद जो भी C14 है उसका डिकेइंग मीन्स और डिग्रेडेशन वो क्या हो जाता है, कम होते रहता है ड्यू टू द डिकेइंग प्रोसेस। डिकेइंग यानी नष्ट होना, यानी डीजेनरेट होना। ओके, सो C14 डीजेनरेट होता रहता है। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिखा है, कार्बन डेटिंग टेक्निक। तो पहले बताया जब भी एनिमल और प्लांट की डेथ हो जाती है, कार्बन जो कंजम्पशन है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एंड ओनली द C14 इज डिकेइंग कंटिन्यूसली मीन्स हर साल वो जो कार्बन 14 रहता है वो क्या होता है, डिके होता है। ओके, सो इन केस ऑफ डेड बॉडीज, अगर हम डेड बॉडीज देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूसली एज C12 इज नॉन रेडियोएक्टिव। देखो जो भी रेशियो है हमारे बॉडी में C12 हैज टू C14 वो फिक्स रहता है। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट रहेगा, एनिमल रहेगा, उसमें जो भी रेशियो रहने वाला है कार्बन 12 एज टू कार्बन 14 का, और रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो C14 है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है मींस और डिके हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो रेशियो आफ्टर डेथ जो भी रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा,
हर साल डिफरेंट रेशियो रहेगा. सो इन केस ऑफ डेड बॉडीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी रेशियो है इसका, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूसली as C14 इज नॉन रेडियो एक्टिव. C14 कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव है, वो डिके नहीं होने वाला, वो वैसा ही रहने वाला है. C14 हो रेडियो एक्टिव है, वो क्या हो रहा है? डिके यानी कम हो रहा है. ओके, सो द टाइम पास्ट, अगर टाइम पास हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म की डेथ होके 10,000 20,000 साल पास हो गए, ईयर्स पास हो गए हैं. सो द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल और प्लांट डेथ होके टाइम, बहुत सारा टाइम हो गया है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिव C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 टू द C12. फॉर एग्जाम्पल एक 10,000 साल के बाद या 20,000 साल के बाद अगर हम वो रेशियो काउंट करेंगे, रेशियो फॉर एग्जाम्पल C14 हैज टू C12, ये जो रेशियो है कार्बन 14 कार्बन 12 का जो भी रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि उस ऑर्गेनिज्म और उस एनिमल और उस प्लांट का जो भी रहने वाला है ऑर्गेनिज्म, उसका एज कितना है हम पता कर सकते हैं रेशियो कैलकुलेट करके. देखो यहाँ पे क्या दिखा है. So the time passed since the death of plant and animals can be calculated by measuring the radioactivity of C14. So कुछ साल बाद C14 का जो भी नंबर है वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है. उस कम जो भी नंबर कम हुआ है, हमें पता था कि उस ऑर्गेनिज्म में रेडियोएक्टिव कार्बन कितना है. ओके, उसके बाद में आफ्टर 10,000 ईयर्स हमको पता है कि C14 कितना है. सो पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, उसका कैलकुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी का और उस ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं. वो कौन से पीरियड में था, कौन से साल में था, कौन से ईरा में. फॉर एग्जाम्पल हम ईरा बोलते हैं, जो भी एनिमल पृथ्वी पे रहे हैं, कौन से पीरियड में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? ईरा बोलते हैं. सो कुछ कौन से इरा में वो ऑर्गेनिज्म था, उसका हम क्या कर सकते हैं? एज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ कार्बन डेटिंग टेक्निक. ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस कार्बन डेटिंग टेक्निक वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.